हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में कुछ जो प्रीवियस टॉपिक कवर किए थे हमने फिजिक्स में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ी थी हमने मेनली उसको कवर कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्या है, कुछ एमसीक्यू है जो आपको हेल्प करेंगे उन टॉपिक को समझने में। मींस पढ़ तो लिया है हमने, थ्योरी पता है क्या होता है, लेट्स अप्लाई दिस थ्योरी। जो पढ़ा था उसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस पे क्या रिजल्ट निकलता है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वन बाय वन, सीखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाए तो इजी होगा सारी चीजें। सो स्टार्ट, है ना। पहला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज इज। क्या बोल रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अब आपको क्या बताना है, उसकी डायरेक्शन बताना है। सो पहले तो आप फोकस कर दीजिए किस पर, ऑप्शंस पर। तो ऑप्शन क्या है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, मींस उस चार्ज से बाहर की ओर। सेकंड क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज। देखिए, डायरेक्टेड आउटवर्ड मतलब चार्ज से बाहर, डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज मतलब उस चार्ज के अंदर, चार्ज की तरफ। ओके, नेक्स्ट मे बी आउटवर्ड और टुवर्ड द चार्ज, बाहर भी हो सकती है और उस चार्ज के अंदर भी हो सकती है। और स्फेरिकल इन शेप, है ना, कि क्या बन रही होगी, गोल गोल बन रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दो टाइप के आपके पास चार्ज हो सकते हैं। जी हाँ, कितने टाइप के चार्ज हो सकते हैं, दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यही दो प्रकार पढ़े थे आवेश के, दो ही प्रकार होते, प्लस और माइनस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा चार्ज है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, लिखा है ना, ऋणावेश है आपके पास, ऋणात्मक आवेश है आपके पास। तो क्या पढ़ा था कि जो प्लस चार्ज होता है इससे बाहर की ओर होती है, क्या होती है, इससे बाहर की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है, जबकि माइनस चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन मिलती है। मीन्स ऋणावेश के अंदर जाता हुआ प्रतीत होगा आपको विद्युत क्षेत्र, जबकि धनावेश से कहां जाता हुआ दिखाई देगा, बाहर की तरफ। समझिए, कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पर क्वेश्चन है। माइनस चार्ज की तरफ आती हुई प्रतीत होगी इसकी डायरेक्शन, और प्लस चार्ज से बाहर की तरफ जाएगी, है ना। माइनस चार्ज की ओर आती है और प्लस चार्ज से दूर जाती है। इतना सा याद रखिए, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। नाउ क्या है ऑप्शन करेक्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज, आवेश की ओर जाएगी। क्यों, क्योंकि ऋणावेश है इसीलिए आवेश की ओर जाएगी। अगर कैसा होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होती, वो बाहर जाती, है ना। नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से बाहर की तरफ। बस इतना सा याद रखना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट बेसिक है, आप जरूर याद रखिए ना, प्लस चार्ज से बाहर की ओर और माइनस चार्ज से अंदर की ओर। डन, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़िए, क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 100 ESU। क्या लिखा है, एक पॉइंट चार्ज है, कितना, 100 ESU का, ESU फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ESU फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में पूछ रहा है, कितना चार्ज दे रखा है, 100 ESU। अब क्या बताना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी तीव्रता क्या होगी। सो सिंपल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर।
क्या बोल रहा है, किस पॉइंट पर बताना है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब r इक्वल टू कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हो रहा है। ओके डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चार्ज कितना है, q कितना है आपके पास, ये है 100 ESU। बस थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आप किसका ध्यान रखे, यूनिट का ध्यान रखे तो, है ना। सो क्या सेंटीमीटर कैसी यूनिट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है ना। और ESU मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको बोला था स्टैटिक कूलाम, तो ये भी क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट हो जाएगी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं बहुत अच्छे से, कि जब सीजीएस यूनिट की बात की जाती है तो सीजीएस यूनिट में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। वो जो कांस्टेंट आता था k, उसकी जगह लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाता है, 1। अगर यहाँ पर यूनिट्स क्या आती, यहाँ पर लेट सेंटीमीटर भी है, चलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बट यहाँ पर क्या आता, कूलाम आता। कूलाम के केस में मुझे यहाँ ऐसा यूनिट रखनी पड़ती और इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹ बट ESU लिखा है, मतलब दोनों सिस्टम किस में है, सीजीएस में है, तो नो नीड टू कैलकुलेशन, सीधा सीजीएस में क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस ये 1 वाली वैल्यू उठाकर कहां रखनी है, आपको ऊपर रखनी है ना। और क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसी फॉर्मूले में, बस रिमेंबर दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना करना है, 1 करना है। लेट्स सी, यहीं पर रख देते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 हो गई, Q कितना दिया है 100 और R कितना है 10, 10 का क्या करना है, स्क्वायर, जी हाँ स्क्वायर करना नहीं भूलना, नहीं तो आप 10 ले आओगे, वहां पे भी ऑप्शन है सारे। सो जस्ट ESU, और इसको किस में रख दिया है हमने, मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में रख दिया है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। हालांकि वो जाने दीजिए, आप उसको यूनिट उधर डायन में लिखिए तो उसको हटा ही देते हैं, आप समझ जाइएगा सारी यूनिट किस में है, सीजीएस में है, तो सीजीएस में आंसर आ जाएगा। ऊपर 100 है, नीचे 10 का स्क्वायर किया तो वो भी कितना हो गया 100, और E इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको इसकी यूनिट लिखना है, कौन सी यूनिट में सॉल्व किया है, सीजीएस में, तो आप यूनिट भी कौन सी लिखोगे, सीजीएस लिखोगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आपने कल एक और फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए यूनिट कहां से आ रही है, E इक्वल टू F/Q होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। नाउ क्या करेंगे, इसी से यूनिट निकालेंगे, कौन सी, सीजीएस, फोर्स की क्या होती है, डायन होती है, और चार्ज की सीजीएस, यहां पर देखिए क्या यूज किया है उसने, ESU, तो यूनिट क्या आ जाएगी, डायन, और नीचे क्या आ जाएगा, ESU। ये हो गया आपका आंसर, मैच कर लीजिए इसको, यही होगा आंसर, 1 डायन ESU। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो प्रीटी सिंपल है, बहुत आसान है क्वेश्चन। आज की क्लास में तो कुछ इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन टफ भी है, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे हाई लेवल क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बट पहले इजी को तो आप समझ लें, फिर उसके बाद फिर अगले लेवल पे जाएंगे। आई होप इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखिएगा यूनिट पे, है ना। अगर कूलाम आता तो मुझे फिर सॉल्व करना पड़ता, कितना रख के, 9 × 10⁹ रख के आगे मैं सॉल्व करता, बट अभी तो सीजीएस है तो सीधा 1 करके सॉल्व कर दिया। डन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A charge produce an electric field of 1 न्यूटन पर कूलाम। ओके, न्यूटन पर कूलाम आप जानते हैं किसकी यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता रही है ना, किस पर, एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम इट। क्या बोल रहा है, कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर है। नाउ क्या करना होगा, अब समझिए जरा इसको ध्यान से, सिंपल सा केस है, E इक्वल टू कितना बता रहा है,
इक्वल टू बता रहा है 1 न्यूटन पर कुलाम। डिस्टेंस कितनी बोल रहा है, कितनी दूरी पर रखी है, 0.1 मीटर की दूरी पर रखा है। तब जो इंटेंसिटी बन रही है किसके थ्रू बन रही है, चार्ज के थ्रू। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उस चार्ज का आवेश का परिमाण कितना है। तो आवेश का परिमाण मतलब मुझे क्या बताना है, अब की बार Q बताना है। और आप देखिए यूनिट कैसी है, SI सिस्टम में आ गई है। सो सिंपल फॉर्मूला रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए E की भी वैल्यू है, R की भी वैल्यू है, क्या चाहिए, Q चाहिए। सो सिंपल Q को छोड़ दीजिए, E की जगह वैल्यू रख दूंगा 1 इक्वल टू 1/4πε0। अब SI सिस्टम में है और SI सिस्टम में वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q तो चाहिए अपन को, तो Q को जैसा का वैसा, नीचे R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। मीटर में है तो नो नीड टू चेंज, डायरेक्ट रखिए 0.1 का स्क्वायर। चलिए इसको इस तरफ ले आते हैं थोड़ा सा, है ना, या फिलहाल वहीं रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, हो जाएगा सॉल्व। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q। थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। पॉइंट में स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपसे गड़बड़ी हो जाए, अदरवाइज आप एक्सपर्ट है तो फिर डायरेक्ट कर लीजिए, है ना। नाउ इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और वो 100 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब 1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q इंटू कौन आ गया, 10 का स्क्वायर किया तो 100, और ऊपर चला गया कौन, 100 चला गया है। ओवरऑल उसको इस तरफ ले आओ सबको, और Q को छोड़ दो वहां पर, तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सारी वैल्यू इनटू में है, सारी वैल्यू कहां आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। मतलब 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये वाले दो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। नाउ इस 11 को ऊपर पहुंचा दो और एक और बढ़ा दो। एक और इसलिए बढ़वा रहा हूं क्योंकि 9 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, या आप 0 पॉइंट में निकालोगे। देखो 0 पॉइंट में ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करूं, एक 0 बढ़ा देता हूं। एक 0 बढ़ाया तो ऊपर 10 बन गया, नीचे 9, और नीचे के 11 ऊपर गए थे तो कितने हो गए, एक यहाँ का 0 बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। डन। या आप डायरेक्ट देख लीजिए, 11 है, यहां से एक 0 दोगे 11 बचेगा। ओके, ये कैलकुलेशन 10 की पावर आपको आ जाएगा, बट आपको इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतने आपसे बनेंगे। सॉरी, बहुत इजी है, एकदम आसान, बस थोड़ा सा उलटफेर करते हुए आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे। अब क्या मैं 9 से इजीली डिवाइड कर सकता हूं ना, पहले 1 आ रहा था, अभी पॉइंट लग रहा था, या पॉइंट में निकाल लीजिए, एक ही बात है। 9 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर बचा कितना 1, फिर 1, फिर बचा कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -12। चार्ज एसआई सिस्टम में लिया था तो यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम आ जाएगी। ये रहा आपका आंसर। जी हाँ, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एसआई सिस्टम यूज करना था, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। लेट्स सी क्या है अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। इसको तो पढ़ना ही बोलते हैं, है ना, इसको तो पढ़ना ही बोलते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कहां पर, इस पॉइंट चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम से कितनी डिस्टेंस पर, 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब समझिएगा ध्यान से, क्या समझना है आपको कि उसने चार्ज बता दिया क्या है 5 माइक्रोकूलम। लेट कि ये चार्ज है कितना 5 माइक्रोकूलम का।
यहां से कितनी दूरी पर, यहां से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उस पर आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बताना है आपको E का मान क्या होगा। सिंपल, E का फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। होता है ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल होता है, कोई समस्या नहीं, ना दो राहे हैं। E इक्वल टू 1/4πε0, देखिए आप यूनिट सारी किस में है, ओके कोई ना, सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे, बट ऑप्शन किस में है, एसआई सिस्टम, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, एसआई सिस्टम यूज करना चाहिए। 1/4πε0 कितना हो जाएगा, 9 10⁻⁹ इनटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, देखिए जरा चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकुलाम। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 5 कुलाम तो यूनिट है बट माइक्रो यूनिट नहीं होती, तो वो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जो यूनिट के सामने लगता है। तो 5 इंटू माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 कुलाम। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, चार्ज की वैल्यू हो गई है 5 इंटू 10⁻⁻6। डिवाइड में कौन है, आर स्क्वायर, और आर की जगह कितना है, डिस्टेंस कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर। तो ये लिख दूंगा मैं 80, और आप जानते हैं सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, बोले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना पड़ेगा, तो किससे, सेंटी इट मींस -2 मीटर। सेंटी मतलब क्या, 10⁻⁻2। सेम, मीटर तो यूनिट है बट सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है, और उस सेंटी की मीनिंग क्या होती है, 10⁻⁻2। उस -2 को यहां रख देंगे, 10⁻⁻2 मीटर में रख चुके हैं ना एसआई सिस्टम में। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर नहीं भूले है ना, स्क्वायर करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अब इसको कहां लेकर चले, इधर लेकर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, R इक्वल टू कितना था, 80 सेंटीमीटर था, उसको मैंने बदल लिया किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ये R की वैल्यू हो गई। और E फाइंड आउट कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल, E इक्वल टू कितना, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेना चाहिए, कटने से तो रहा, हाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इंटू इसको बैलेंस कर लीजिए जरा सा, तो 10⁻⁻ कितना बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि 9 बड़ा है और 6 छोटा है, इसीलिए प्लस का 3 बचेगा। डिवाइड में 8 का स्क्वायर करेंगे या 80 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का हो गया 6400 इंटू पावर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, E इक्वल टू 45 इंटू 10⁻3, नीचे की पावर बैलेंस कीजिए, 64 इंटू 10⁻, कितना बच रहा है, -2, -2 बचेगा, प्लस के 2 चले गए, -2। अब इस -2 को ऊपर पहुंचा दो और एक जीरो किसको दे दो, 45 को दे दो, एक जीरो, कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। नीचे कितना, 64, ये वाले 2 जीरो कहां चले गए, ऊपर चले गए, 2 में से एक दे चुके थे, तो कितना बचा था, 2, 3 में से एक दे दिया, कितने बचे थे, 2, नीचे के -2 ऊपर गए, और क्या हो गए, 2 हो गए, बस अब इसको कट कर दीजिए, और क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 2 और 2 4, उसको कट करेंगे तो देखो 10⁻4 तो हर किसी में है, 10⁻4 हर किसी में है, बस इसको सॉल्व करना है। 5 था, हाँ ठीक है, कट करते हैं, किससे कट कर ले इसको, 2 से, 2 2 5, ये कितना हो जाएगा, 2 3 32 इंटू 10⁻, कितना आ गया ये, 4। अब इसको बस काटना है, पहाड़े पढ़ लीजिए आप, है ना। सो 10 से तो कम ही है, 10 से कम वाला कौन है, 7 भी है और 8 भी है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके देखना पड़ेगा 30 से। आप डायरेक्ट 30 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं ना, 2 लिखा है तो दैट इज ओके, बैलेंस हो जाएगा। कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका होता है, आप 30 का एक बार पहाड़ा पढ़ के देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि 30 में 7 बार आ रहा है तो हो सकता है 32 में भी 7 बार करना पड़े। जैसे ही मैं 30 का 8 में गुना करता हूं, देखिए ये क्या होता है, मैथ्स होती है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर इस चीज से घबराओगे नहीं, है ना, ये बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैं मेरे दिमाग में, माइंड में क्या पढ़ रहा हूँ, 30 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 32 का कैलकुलेशन करने में इशू हो रहा है, तो मैंने 30 का पहाड़ा पढ़ा। समथिंग कितनी बार, ऑप्शन को एक बार देख लेना कि 7 8 समथिंग है, तो मैं 7 बार पढ़ रहा हूँ पहाड़ा। कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। और अगर मैंने 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 8 बार पढ़ा, तो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। अब आप समझिए कि वो नंबर क्या है, 210 के पास में है, 240 तो ज्यादा हो गया। इट मींस मैं 8 बार नहीं पढ़ सकता, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। अब सिंपल, जैसे ही मैंने देखा कि 30 इंटू 7 करने पर 210 आ रहा है, तो मैं फटाफट से क्या कर दूंगा, उसमें 2 इंटू 7 करके 14 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 224। इट मींस ये तो मैंने अलग अलग कैलकुलेट करके निकाला, आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए। 32 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास, 224 आएगा। कितना आएगा, 224 आएगा। और ऑप्शन में देखिए 7 वाला एक ही है, फिर उसके बाद पॉइंट नहीं है, तो आप बोल दोगे लगभग, क्या लगभग कितनी बार भाग जा रहा है, सॉरी 8 नहीं, माय मिस्टेक, 7 करना है। कितनी बार भाग जा रहा है, 7 टाइम्स भाग जा रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 4 क्या, न्यूटन पर कूलम। आपको डायरेक्ट आता है, फिर आप डायरेक्ट भी कर लीजिए, है ना। बट क्या होता है कि आप 32 का पहाड़ा बनाने बैठे वहां पर, है ना, 32 का टेबल लिख रहे हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो फटाफट से एक बार नजरें घुमा लो कि भाई 30 मान लीजिए ना, 30 मतलब 0 का तो पहाड़ा नहीं पढ़ते, 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 3 का टेबल तो इजी होता है, फटाफट से कर लिया। 210 आ रहा है, अभी 210 है, यहाँ पर कितना है, 225 है, मीन्स पास में है, तो या तो 7 होगा या तो 8 होगा, फिर दोनों को आप क्रॉस चेक कर लीजिए इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है, मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वाला हो जाएगा। पावर तो सब में कॉमन है, और पावर ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। ये सारी चीजें कैलकुलेशन से आ जाती है, डोंट वरी, है ना, बने रहिए, कैलकुलेट करते रहिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, आपसे क्या बनता रहेगा, कैलकुलेशन बनता रहेगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। एट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट, at electrical neutral point the lines of force, लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कल ही डिस्कस किया था हमने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताती है, लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर या किसी फील्ड में उसकी इंटेंसिटी, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, किसके थ्रू पता चलता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू पता चलता है। डन। तो क्या बोल रहा है, कैसा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। क्या, एक तो प्लस चार्ज होता है, एक तो माइनस चार्ज होता है, और एक होता है कौन, न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर दोनों चीजें होती है, रिमेंबर दैट, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, चार्ज दो ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल ऐसा केस है जिसके पास प्लस भी है और जिसके पास माइनस भी है। इट मींस दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं, और वो भी किसमें, सेम अमाउंट में, प्लस चार्ज भी और उसी अमाउंट में माइनस चार्ज भी, दोनों के दोनों प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल। तो हमने क्या पढ़ा कि लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, कहां से निकलती है, प्लस से निकलती है और किसकी तरफ जाती है, माइनस की तरफ। प्लस से निकलती है और कहां जाती है, माइनस। ऑलवेज कहां से निकलेगी, प्लस से, और कहां जाएगी, माइनस। बट जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं वो कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है।
अगर उदासीन है तो फिर क्या बोलेंगे, इसमें कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं होगी। जी हां, कोई भी विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर प्लस भी है और उसी के अंदर माइनस भी है, तो वहां पर कोई भी चार्ज के वजह से प्लस और माइनस की तरफ आपको लाइंस नहीं दिखेगी। मींस आप क्या बोलोगे, अपसेंट रहती है न्यूट्रल पॉइंट पर, है ना। प्लस पर प्रेजेंट है, माइनस पर प्रेजेंट है, बट न्यूट्रल पर प्रेजेंट नहीं होंगी, बिकॉज वहां पर क्या होगा, कोई चार्ज ऐसा नहीं होगा जो कि कंसीडर किया जाए। न्यूट्रल में सेम होते हैं, तो वहां ना आप प्लस कंसीडर कर सकते ना माइनस। अगर मैं प्लस करता तो मैं बोलता हमेशा प्लस से बाहर निकल रही है, मैं क्या बोलता, हमेशा प्लस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। माइनस होता तो बोलता हमेशा कहां जा रही है, माइनस के अंदर जा रही है। कहीं से भी आए वो हमेशा क्या होगी, उस माइनस चार्ज के अंदर ही जाएगी, ऐसे बोलता। बट न्यूट्रल में तो चार्ज ही नहीं बोल सकते कोई, तो फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, वो कैसी होगी, अपसेंट होगी। रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी काम का है। चलिए, क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़िए जरा ध्यान से। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकुलाम का धनावेश दिया जाता है। क्या है आपके पास, होलो आइसोलेटेड कंडक्टर स्पैर है। इन शॉर्ट इसको वही बोलेंगे, होलो स्पैर है, जिसको बोलते हैं क्या हम, सेल। इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाता है, इन शॉर्ट सेल है, वो होलो है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या दिया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। मतलब आपके पास क्या है, एक सेल है, इसको क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देने के बाद क्या बोल रहा है, कितना दिया जा रहा है, 10 माइक्रोकुलाम का दिया जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ द रेडियस ऑफ स्पैर इज 2 मीटर, मतलब इस स्पैर की जो रेडियस है, आर है, वो कितना है, 2 मीटर है। आर कितना है, 2 मीटर है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी, ओहो, क्या बोला है, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल हाँ। गोले की त्रिज्या भी दी है, उस गोले पर धनावेश भी दिया है, पर पूछ कहां लिया आखिर में, केंद्र पर। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दोनों केस में, कौन से, स्पैर के केस में, स्पैर मतलब कैसा बोल रहा हूं मैं, ठोस गोला बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ठोस गोला, या इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो सॉलिड स्पैर हो जाएगा। जबकि ये कैसा है, हॉलो स्पैर। और ये क्या है, सेल है, जिसको बोलते हैं क्या, गोलीय कोश। स्पेलिंग जा रही है, गोलीय कोश, या इसको बोलते हैं क्या, खोखला गोला, है ना। ये दो नाम चलते हैं। दोनों के केस में क्या होता है, सेंटर पर, केंद्र पर क्या होता है, E = 0 होता है। कल ही पढ़ा था। क्यों E = 0 होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है इनसाइड स्पैर या इनसाइड सेल के लिए, किसका फॉर्मूला, E का फॉर्मूला क्या बनता है, जरा ध्यान से देखिए। E = 1/4πε0, ऊपर क्या होता है Q, नीचे रेडियस का स्क्वायर इनटू क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉरी क्यूब आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, x। x को क्या बोला था, x मतलब उस बिंदु की दूरी जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। x इट मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बताना है, तो उसने बोला सेंटर पर बताना है। कहां बताना है, सेंटर पर बताना है। जब सेंटर की कहानी आएगी तो x = क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही आप इस इक्वेशन में x = 0 रखोगे, E = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इवन
सेंटर छोड़कर आप किसी और पॉइंट पर भी निकालते हैं इनसाइड सेल, जैसे कि वो बोल रहा है कैसा गोला है, खोखला गोला है, उसके किसी भी बिंदु पर निकालिए आप अंदर, E इक्वल टू कैसा मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, 0। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, सेंटर पर बताना है, सेंटर पर बताना है, इट मींस क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जी बिल्कुल, दोनों के सेंटर पर 0 हो जाएगा, और इसमें तो इनसाइड कहीं पर भी निकालिए क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कवर करते हैं नेक्स्ट को। ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्या है, आसान है। A conducting sphere of radius r equal to 20 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है कि एक स्पैर है आपके पास जिसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसको कितना चार्ज दिया जाता है, 16 माइक्रोकुलाम का, 16 माइक्रोकुलाम का क्या कर दिया जाता है, इसको चार्ज दे दिया जाता है। फिर से ध्यान से पढ़िएगा वर्ड, क्या है आपके पास, एक स्पैर है ना, उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उस पर चार्ज कितना है, 16 माइक्रोकुलाम, तो उसके केंद्र पर E क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो अब भी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले, वो हॉलो के लिए था, ये सॉलिड के लिए। तो हॉलो के अंदर इनसाइड किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे थे तो 0 हो रहा था, ये क्या है, स्पैर है, गोला है। और रिमेंबर हिंदी मीडियम वाले, अगर उसने सिर्फ गोला बोला है तो आपको क्या अज्यूम करना है, वो सॉलिड है ना, सिर्फ गोला बोला है मतलब वो क्या है, सॉलिड है। जब तक वो वर्ड ना लगाए गोलीय कोश या खोखला गोला, खोखला या गोलीय कोश, ये दोनों वर्ड लगने चाहिए, वर्ड लगने के बाद ही फिर क्या होगी, कहानी बनेगी आगे। अदरवाइज उसने सिर्फ गोला बोला है तो आपको उसको अज्यूम करना है सॉलिड, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। नाउ क्या करना है मुझे, कहां बताना है, सेंटर पर, फिर से वही कहानी आ जाएगी। इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर चार्ज आएगा, चार्ज के साथ वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, एक्स पर किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय उस गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। नाउ सिंपली आप फिर से बोलोगे सेंटर मतलब x कहां चला गया, 0 पर, क्योंकि डिस्टेंस ही सेंटर से ली जा रही थी, ये सेंटर है तो यहीं से इसकी दूरी p, पॉइंट क्या होता है, इसको बोलते p मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, समझ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण बिंदु है, और ये प्रेक्षण बिंदु की दूरी ही क्या कहलाती है, x या स्मॉल r लेते हैं उसको। तो अब वो बिंदु कहां रख दिया है, सेंटर पर ही रख दिया है, सेंटर पर रख दिया तो x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 तो E पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही आप यहां 0 रखोगे, 0 में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जी हाँ, तो फिर से अगेन आंसर कितना आ गया, 0। देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं, घबराना नहीं, इजीली आराम से बिल्कुल शांत मन से पढ़िए उसको। पढ़ने के बाद आपको कई बार ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इतनी सारी वैल्यू दी है बट यूज ही नहीं है, आपको पता है सेंटर पर पूछ रहा है, आप डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ सकते थे। फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये एक्सप्लेनेशन, ये फॉर्मूला होता है इनसाइड निकालने का। हाँ वो बोल देता केंद्र से 2 सेंटीमीटर, तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आ जाती कितनी, 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में है क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज, विद्युत बल रेखाओं के बारे में क्या गलत है। 4 पॉइंट्स है, 4 में से आपको बताना है विच वन इज रॉन्ग, मतलब 3 सही है, 1 गलत है, आपको पहचानना है गलत वाले को, है ना, ध्यान से रॉन्ग वाला पता करना है। चलिए पढ़ते हैं, कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आई थिंक उसी पर बेस्ड है। लेट्स सी क्या है,
या हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, डजेंट मैटर, है ना। धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। मींस कहां से ओरिजिन है इनका, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन है, और कहां पर एंड हो रही है, नेगेटिव चार्ज। क्या करेक्ट है ये पॉइंट? जी हाँ, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, मतलब पहला पॉइंट कैसा है, करेक्ट है। सेकंड, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती, जी हाँ, नेवर इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती ना, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये भी कैसा हो गया है, करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं था। नेक्स्ट, इनका रूप बिंदु आवेश और गोले के लिए समान होता है, जी बिल्कुल, है ना। अगर आपके पास कंडक्टर में दो टाइप की केस आ रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज आ रहा है और एक स्पैर आ रहा है जिस पर चार्ज फैला हुआ है, दोनों ही केस में क्या होगा, सेम टू सेम माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसको, समान रूप से माना जाएगा कि उस बड़े से स्पैर से भी क्या निकल रही थी, सेम उसी नेचर की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी, और उस पॉइंट चार्ज से भी क्या हो रही थी, समान विद्युत बल रेखाएं मिल रही थी। तो दोनों को एक जैसा अज्यूम किया जाता है, मतलब थर्ड पॉइंट भी कैसा है, करेक्ट है। अब बचा चौथा जो कि रॉन्ग होना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोल रहा है फोर्थ में, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये क्या है, भौतिक रूप से अस्तित्व होता है इनका, जी नहीं, पहला ही पॉइंट पढ़ा था हमने, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, जी हाँ, क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही हो जाएगा क्या फिर आंसर, गलत ही तो चुनना था, तो गलत कौन सा है कि इनका भौतिक अस्तित्व होता है, जबकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, आभासी रेखाएं होती है। चलिए, आई थिंक सारे स्टेटमेंट क्लियर होंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जी पढ़िए अगला क्वेश्चन, इफ E is the electric field intensity in a electrostatic field, then the electrostatic energy density will be proportional to, ओके, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है ना, ऊर्जा घनत्व, कल ही तो पढ़ा था। यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होगा, सिंपल आंसर। देखिए क्या पूछा उसने और क्या बताना है आपको, उसने पूछा है आपसे एनर्जी डेंसिटी, मतलब कौन, U, और यहां लिख दिया था हमने E। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, तो एक यूनिट चार्ज को, है ना, पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है ना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है, इसी को बताना है। और इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ा था शॉर्ट में, क्या आया था, वो कांस्टेंट और हाफ वाला पैटर्न जो एनर्जी में अक्सर यूज किया जाता है, हाफ एक कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या था, स्क्वायर। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, इस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर। नाउ आप जानते हैं हाफ कांस्टेंट होता है, हाफ की वैल्यू नहीं बदलेगी, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सो दोनों कांस्टेंट है जिनका मान नहीं बदलता, दोनों कैसे है, कांस्टेंट है, अचर है जिनके मान नहीं बदल रहे, दोनों को हटाकर इक्वल के फॉर्मूले की जगह प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं और बचा कौन, E स्क्वायर। आई होप आपको आपका आंसर दिख गया होगा। UE क्या था, इसी को बोला था हमने एनर्जी डेंसिटी,
यही क्या था, ऊर्जा घनत्व था। और ऊर्जा घनत्व क्या बता रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, देखिए आप किसके प्रोपोर्शनल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के सीधे समानुपाती है। सीधे समानुपाती मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी वाला मत लगा देना, इनवर्सली नहीं है ना, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। ये सिंपल सा सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट। The work done in revolving a point charge q around a circle of radius q will be। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अभी जिस वर्क की बात कर रहे थे कि एक चार्ज था, एक चार्ज को क्या किया मैंने, एक प्लेस से उठाया, कहां से, ए से, और इसको उठाकर कहां पहुंचा दिया मैंने, दूसरे प्लेस पर पहुंचा दिया। दूसरा प्लेस कौन सा था, बी था। तो ए से बी तक ले जाने में मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। एग्जामिनर वही पूछ रहा है कि घुमाने में कितना कार्य होगा, है ना, कितना वर्क डन करेंगे उसको एक, बट रिमेंबर, है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रिवॉल्व करना है, कहां पर, अराउंड अ सर्कल। किसमें घुमाना है, एक वृत्त में घुमाना है। कितना, एक चक्कर। हालांकि यहां लिखा नहीं इनने, साफ साफ लिखते हैं। चलिए देखते, ओवरऑल सर्कल पर रोटेट किया जा रहा है, तो वर्क डन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बल और किसका मल्टीप्लाई है, विस्थापन का, है ना। अब आप जानते हैं कि सर्कल पर एक राउंड घुमाना है, कहां घुमाना है, एक सर्कल है उस पर एक राउंड आपको उस चार्ज को घुमाना है। लेट आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपने उसको रोटेट करवाया, घुमाया, और घुमाकर आप वापस कहां ले आते हो, वहीं ले आते हो, है ना। तो वहीं पर वापस आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। किसके लिए, फॉर 1 साइकिल। d इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और 0 मिलेगा तो वर्क डन क्या बोल दोगे आप, अगेन वर्क डन भी क्या हो जाएगा, f इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्या, f इंटू 0 इक्वल टू 0 मीन्स सर्कल में रोटेट करने पर आपको कोई कार्य, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अगर वो हाफ घुमाता या थोड़ा घुमाता तो उसके अकॉर्डिंग फिर किसकी एंट्री हो जाती, सरकमफेरेंस और रेडियस के अकॉर्डिंग फिर क्या आ जाता आपके पास, पाई और आर आ जाता। बट फिलहाल अभी आपको इतना नहीं सोचना है ना, डायरेक्ट आंसर करना है। क्या डायरेक्ट आंसर करना है, इस चीज को आप याद भी रख सकते हैं कि एक सर्कल में चार्ज को घुमाने पर, है ना, सर्कल में चार्ज को पूरा घुमाने पर किया गया वर्क क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज ये किस नेचर का बन जाएगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। सर्कल पर घूम रहे हो ना गोल गोल, जब किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है चार्ज का या किसी और ऑब्जेक्ट का, तो उसका फोर्स क्या बन जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसको सीधा याद रख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बन रहा है, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल बन रहा है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। डन जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that the electron placed in it experience a force equal to its weight। क्या बताना है आपको
मैग्नीट्यूड बताना है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताना है। कब, जब उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, उस इंटेंसिटी के इक्वल ही फोर्स को क्या कर रहा होगा, या जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी के इक्वल क्या कर रहा होगा, उसके वेट के इक्वल फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा होगा। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, फिर से एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी आपको बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कब बतानी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब उसमें रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके भार के बराबर, उसके वेट के बराबर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार का आवेश है। यही तो हमने पढ़ा था कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बल कितना लगता है, इक्वल टू इट्स वेट, मतलब उसके भार के बराबर बल लगता है। देखिए लिखा है भार के बराबर बल लगता है, मींस उसके वेट के इक्वल इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तब E का मान क्या होगा, है ना। नाउ अब समझिए, हमने पढ़ा था E का नॉर्मल फॉर्मूला, E इक्वल टू क्या होता है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अभी यूनिट चार्ज की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, है ना। कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है उसके वेट के बराबर, किसके बराबर, वेट के बराबर। और आप जानते हैं वेट के बराबर लगने वाला फोर्स क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg, वेट मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मास मतलब द्रव्यमान और उसका गुरुत्वीय त्वरण का गुना क्या होता है, भार होता है, वेट होता है। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसका हो गया ये, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, कितना, उसके वेट के बराबर। और यहां से देखिए, यहां से भी फोर्स की वैल्यू निकल रही है, क्या निकल रही है, F, कौन सा, इलेक्ट्रॉन वाला। चलिए मैं इसको एक बार इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चेंज कर देता हूं। फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन वाला, और चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, E है। नाउ इस E को इधर ले जाइए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe। हमने कल इस फॉर्मूले का भी फॉर्मेशन किया था, इसको भी बताया था आपको। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को देखिए, दोनों में आपको Fe दिखेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू उठाकर कहां रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। इक्वेशन समीकरण 1 से Fe का मान उठाइए और कहां रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर Fe की जगह कौन आ जाएगा, mg आ जाएगा, mg। नाउ E को उस तरफ पहुंचा दीजिए, mg अपॉन क्या होगा, E, और यही होगा आपका आंसर, mg अपॉन E। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, mg अपॉन E। तो इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। बस नीड क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। टू पॉइंट चार्ज +4q and +q are kept at a distance of 30 centimeter from each other। ओके क्या बोल रहा है, दो चार्ज है जिनको एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख रहे हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। तब एट विच पॉइंट बिटवीन देम, मतलब उनके बीच कौन सा बिंदु ऐसा है जहां द फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। मीन्स
सिंपली अगर मैं एक डायग्राम से समझूं तो मेरे पास क्या है, दो चार्ज है, +4q और दूसरा कौन सा है, +q है। दोनों चार्ज को कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों चार्ज को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है ना, जिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, जीरो, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाए, जीरो हो जाए। तो लेट अज्यूम कर लीजिए वो पॉइंट यहां पर है जहां पर E इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जहां पर E क्या हो रहा है, जीरो मान लेते हैं। उस चीज को फाइंड आउट करना है तो मानना पड़ेगा। अब क्या माना आपने, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इंटेंसिटी बता रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे, तो फॉर्मूला लगना है। और फॉर्मूला लगेगा तो उस बिंदु पर जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कितनी दूर है वो चार्ज से। इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक आवेश है, ये आवेश अपने आसपास क्या बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है। उस फील्ड मतलब एक क्षेत्र बना लेता है, फील्ड बना लेता है, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेश अपने आसपास परिवेश में, सराउंडिंग में क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का क्या कर देता है, रीजन बना लेता है, क्षेत्र बना लेता है, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और वही तो बताना है, तो चार्ज रखा है तो ये भी क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा। अब दोनों के एक साथ बनने पर इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, जीरो हो रही है, शून्य हो रही है। अब आपको पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। क्या करना है आपको, पता करना है वो पॉइंट कौन सा है। सो लेट मान लेते हैं, जी हाँ कुछ चीजें माननी पड़ेगी आपको तभी सॉल्व होगा। क्या मानना है कि 4q से मान लीजिए उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। 4q से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। तब q वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए टोटल कितनी थी 30, उसमें से क्या मान ली हमने, उसकी दूरी x मान ली है, तो बचेगा कितना 30 माइनस x। टोटल डिस्टेंस थी 30, x मान लिया मैंने, तो दूसरी डिस्टेंस कितनी बची 30 माइनस x। ओवरऑल एक फील्ड ये बना देगा, दूसरी फील्ड ये बना देगा। दो फील्ड बतानी है मुझे, कौन सी दो फील्ड, E1 और E2। तो E1 के लिए मैं डिस्टेंस क्या यूज करूंगा उस पॉइंट से, x। E2 के लिए उस पॉइंट से दूरी क्या हो जाएगी, टोटल थी 30, उसमें से x कैलकुलेट कर चुका हूं, तो कितना बचा 30 माइनस x। मान लीजिए वो बिंदु क्या है, x दूरी पर है, कहां से 4q से। तब फिर q वाले से कितना होगा, तो जितनी दूरी पर थे उसमें से x निकाल दिया। कितनी दूरी पर थे, 30 पर थे, उसमें से x निकाल दिया, 30 माइनस x बचा। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं फॉर्मूला क्या, E का, है ना। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसलिए छोटा लिखेंगे। E इक्वल टू 1 निकाल रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है बोलिए, 4q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब जो दूरी होती है उसका स्क्वायर, तो कितना हो गया x का स्क्वायर। डन। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपॉन क्या हो जाएगा, ध्यान से चार्ज कितना है, q है, बट अब की बार डिस्टेंस कितनी है 30 माइनस x, 30 माइनस x का स्क्वायर। इस तरीके से इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, क्या हो रहा है, उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसको क्या करना है, जीरो करना है। मतलब उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर उस पर जीरो हो रही है, समझिएगा ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है ना, उस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब दोनों क्या कर रहे होंगे, इस वाले चार्ज की वजह से
और इस वाले मतलब 4Q और Q की वजह से जो इंटेंसिटी बन रही होगी वो कैसी होगी इस बिंदु पर, इक्वल। तभी तो इस तरफ वाले ने 4Q ने किसको बैलेंस कर दिया, Q को बैलेंस कर दिया, और इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बता रहे हैं हम, परिणामी तीव्रता बता रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता रहे हैं, कितनी करनी है, 0। कब 0 होगी, जब दोनों की वजह से इंटेंसिटी जो आएगी, तीव्रताएं जो आएगी, वो आपस में बराबर होगी। आपस में बराबर होगी मतलब E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, केस या कंडीशन क्या दी है उनने, उनको रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता कैसी चाहिए, ई रिजल्टेंट चाहिए 0। और इसी केस में क्या हो जाएगा, हैंस मैं बोल दूंगा E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। E1 और E2 बराबर, चलिए बैलेंस कर दीजिए दोनों को। तो एक तरफ है 1/4πε0 4Q अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ सिंपली ध्यान से बोर्ड पे फोकस दे, 1/4πε0 1/4πε0 क्या हो गए, बैलेंस हो गए। Q से Q चला गया, अब क्या बचा है, जस्ट जो बचा है उसको लिख रहे हैं, देखिए 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हर जगह स्क्वायर दिख रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाएंगे तो और उलझ जाएंगे। तो पॉसिबल है तो आप उस पूरे इक्वेशन का रूट ले लीजिए, क्या कर लीजिए, पूरे इक्वेशन का रूट ले लीजिए। रूट लूंगा तो 4 का रूट कितना हो जाता है, 2, एक्स स्क्वायर का रूट x, 1 का रूट 1, और 30 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 30 माइनस एक्स, मतलब रूट लेने पर स्क्वायर हट गया। अब 30 माइनस एक्स को इधर ले जाइए और x को उधर, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, ध्यान देना बहुत अच्छे से, 30 इंटू 2 कितना 60 माइनस x इंटू 2 2x इक्वल टू, इधर कौन गया है, x गया है। नाउ उस x को, इस वाले x को उधर पहुंचा दो, 60 इक्वल टू x प्लस 2x, 60 इक्वल टू 3x, और यहां से x की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 3, और 60 को 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपके पास, 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, सेंटीमीटर ही लिखा था, सेंटीमीटर ही लिखा था। इसमें एक पॉइंट है कि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, बिकॉज ऑफ मुझे पता था कि कंपैरिजन होने वाला है, कंपैरिजन होने पर वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नहीं तो आप उसको एक्स्ट्रा लिखोगे और आपका बर्डन बढ़ेगा। ओके, तो दो इक्वेशन जब कंपेयर होती है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। डन, x कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा बताइए x को क्या माना था हमने, x को वही तो, x को क्या माना था, उस बिंदु की दूरी मानी थी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही थी, शून्य हो रही थी, 0 हो रही थी। कहां आ गया वो, 20 सेंटीमीटर पर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और रिमेंबर दैट, देखिए कहां से निकाला है हमने कहां से निकाला था, x कहां से माना था, 4Q से, इसलिए कहां से आ रहा है वो, 4Q से। समझ रहे हैं, 4Q से तो वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बट Q से पूछेगा तो क्या ऑप्शन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर सीधा पूछ रहा है तो उल्टा भी पूछ सकता है वो, क्या इस Q से कितनी दूरी पर होगा, तो आप 30 में से x घटा दोगे, मतलब 30 में से 20 गया, तो यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, 10, और 4Q से डिस्टेंस कितनी आ रही है, 20, तो 4Q से 20
और Q से 10। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत समझदारी के साथ आराम से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा और इजी होता है, डोंट वरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट। सो फोकस ऑन बोर्ड। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन है, टू चार्जेस +5 माइक्रोकुलाम एंड +10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। जो अभी प्रोसेस की उसी के जैसे लग रहा है कि दो चार्ज है हमारे पास, लेट बनाते हुए चलते हैं। दो चार्ज है, एक है +5 माइक्रोकुलाम और दूसरा कितना है +10 माइक्रोकुलाम। ये दो आवेश हो गए, कितनी दूरी पर रख रहे हैं, दोनों को रखा है मैंने, मतलब एग्जामिनर ने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। ये बना दिया। बनाने से क्या थोड़ा समझ में आता है कहां जाना है, क्या करना है। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ, एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब उन दोनों आवेशों के बीचों बीच। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु पर। तो इस 5 और इस 10 के बीचों बीच में जो बिंदु होगा उसको P मान लेते हैं। इस P पर बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी, नेट। नेट का मतलब क्या होता है, कुल। मतलब क्या कि कुछ तो 10 भी बना रहा है और कुछ 5 भी बना रहा है, उन दोनों के इफेक्ट से कितनी बन रही है बीचों बीच में। तो ये हो गया क्वेश्चन, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए, बीचों बीच बोला है। चलिए लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं बारीकी जो है उसमें, या जो बोलना चाहता है उस बात को भी समझेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, सारे आंसर है ना इजीली आ जाएंगे। एक बार आप अगर डाउट है तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए जरा क्या हो रहा है। ओके, जलपान हो गया। लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग प्रोसेस। नाउ मुझे पता है कि दो इंटेंसिटी बनेगी, एक +5 की वजह से और एक +10 की वजह से। तो मैं पहले बोलता हूं किसको कैलकुलेट कर रहा हूं, +5 माइक्रोकुलाम के द्वारा या कारण E, लेट उसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। इसके थ्रू जो बन रही है इंटेंसिटी वो E1, 10 वाले के थ्रू जो बन रही है उसको बोल दो E2। तो एक E1 हो गया, एक E2 हो गया। तो E1 कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू चार्ज कितना है बताइए, 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम को तो जाने दीजिए यूनिट है। नीचे अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से निकाल रहे ना, इस पॉइंट से, रिमेंबर पूरा नहीं लेना है, इस पॉइंट से। तो बताइए इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बीचों बीच में है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इस वाले आवेश से उस बिंदु की दूरी आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। मैंने रख दिया कितना, 10 सेंटीमीटर को अभी तो रखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या चाहिए, न्यूटन पर कुलाम चाहिए। क्या चाहिए, न्यूटन पर कुलाम। तो आपको रखना पड़ेगा। तो -2 लगा के क्या करना है, स्क्वायर करना ना भूले। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ किसकी बारी है, +10 माइक्रोकुलाम की बारी है के कारण क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर। अब की बार देखिए चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है, माइक्रो को रख दीजिए -6। नीचे क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान से, बीचों बीच में है तो 20 का आधा ये होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी भी डिस्टेंस होगी। 10 सेंटीमीटर फिर से रख देते हैं, 10 × 10⁻⁻6
2 स्क्वायर। -2 क्यों कर रहा हूं? सेंटीमीटर था उसको मीटर में, और क्यों बदल रहा हूं मैं? पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बदला था, क्योंकि वहां डिस्टेंस ही निकालनी थी। सेंटीमीटर रख के मैंने आंसर सेंटीमीटर में किया था, वहां इक्वेशन भी कंपेयर होने वाली थी। बट यहां पर नहीं, यहां पर आपको न्यूटन पर कूलाम में आंसर चाहिए। अगर न्यूटन और कूलाम को आप देखें तो ऐसा ही सिस्टम है, आंसर ऐसा ही सिस्टम में चाहिए, तो आप सीजीएस कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ओके, सो मैंने रख दिया ऐसे, और ये हो गया 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन रेडी। अब बोल रहा है क्या? नेट। तो ध्यान से देखिए, नेट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर, और इस बात को याद भी रखिएगा क्या, कि चार्जेस के अकॉर्डिंग ई की डायरेक्शन होती है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दिशा होगी। कैसी दिशा होगी? डिसाइड करेगा कौन? चार्ज। अब दोनों तो प्लस है, और आप जानते हैं प्लस चार्ज है, तो इसमें भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। E1 कहां जाएगा? बाहर की तरफ, और E2 भी कहां जाएगा? बाहर की तरफ। दोनों आवेशों से विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। अब आप बाहर के एरो ले रहे हो तो ओके है, अगर आप चाहते हैं अंदर साइड क्यों नहीं जा रहा एरो, तो अंदर भी ले लेते हैं। ये इस तरफ जाएगा E1, और ये इस तरफ आएगा कौन? E2। फाइनली जब आप देखोगे दोनों को एक साथ, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। यहां पर भी देखिए E2 और E1 की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन है, तो वेक्टर लॉ आप जानते हैं, वेक्टर लॉ से, सदिश नियम से E नेट क्या बन जाएगा? इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या बन गया? E1 माइनस E2 बन गया। जी हाँ, बहुत आसान। क्यों मैंने माइनस लगाया? बिकॉज आप देख रहे हैं डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं दोनों की, और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो E1 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या है ऊपर? कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -6। नीचे कितना है? फिर से 10 इंटू, इसको सॉल्व कर ले क्या? बिल्कुल कर लेते हैं सॉल्व। कितना बचेगा? 10 टू द पावर -1 बचेगा, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। नाउ इसमें से माइनस करना है आपको कौन? E2 को। E2 क्या है? सेम टू सेम 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10 टू द पावर -6। नीचे इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कितना बच रहा है? 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। अब माइनस है ना, कांटा पिटी नहीं करना, माइनस है, घटाना है आपको। तो जो कॉमन चीजें दिख रही है उसको क्या ले लो आप? कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, है ना। ई नेट जो सेम चीजें उनको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया। अब क्या बचा है? 10 टू द पावर -10 भी आ रहा है, और 10 टू द पावर 6 भी है, बिल्कुल। तो ऊपर से 10 टू द पावर -6 बाहर निकाल लिया, और नीचे इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दीजिए और बाहर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये आ गया पूरा बाहर ब्रैकेट में। यहां से ओनली क्या बचा है? 5 माइनस यहां से क्या बच रहा है? ओनली 10। बहुत संभल के करना है ना ये स्टेप, बहुत केयरफुली डील करना है इससे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों के पास थे, कॉमन ले लिया। 10 टू द पावर -6 दोनों के पास थे, कॉमन ले लिया। 2 का अंदर गुना किया -2, 2 का अंदर गुना किया -2, दोनों के पास -2 था, बाहर ले लिया। यहां से सिर्फ कौन बचा? 5, और यहां से सिर्फ कौन बचा? 10। मतलब ये 5 और 10 को छोड़कर बाकी सारी चीजें मैंने क्या ले ली? कॉमन ले ली। अब ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नेट इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। जी हाँ, इसको बैलेंस कर दो, 10 टू द पावर -4 बचेगा, -2 कट जाएगा, -4 बचेगा, और 5 में से 10 गए तो माइनस का 5 बचेगा। क्या बचेगा? -5। जी हाँ, उस माइनस साइन को संभाल कर रखिए,
क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, किसकी तरफ है और किससे बाहर की तरफ है, वो साइन ही बताएगा आपको। डन। चलिए मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ई नेट, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, कहाँ बना सकते हैं, चलिए कोई नहीं, हो ही रहा है वो, एंड ही है उसका। 9 इंटू कितना, 10 टू द पावर, सॉल्व करेंगे इसको, या फिर 5 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, क्यों वेस्ट करना इक्वेशन। क्या कर ले इसमें, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना 45 इंटू 10 टू द पावर कितना बच गया 5 न्यूटन पर कुलाम। आप जानते हैं 45 नहीं लिख सकते तो एक 10 उधार ले लीजिए और वहां पर कर दीजिए कितना 4.5। कहां लिख दूं मैं उसको, मैं यहां पर लिख देता हूं, कितना आया, लेट्स सी कि थोड़ी सी जगह बन जाए, क्वेश्चन को ऊपर ले जाते, ऑप्शन रखेंगे हम बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाते, जगह बन गई यहाँ पर। नाउ देखिए ध्यान से क्या आया, 45 है, उसमें से एक 10 को उधार ले लीजिए, तो ई नेट इक्वल टू कितना माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, एक इसको मिल जाएगा तो कितनी हो जाएगी 6 न्यूटन पर कुलाम। ये रहा आंसर, क्या आंसर, ई नेट इक्वल टू -4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कुलाम। अब आपने किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, तो E1 माना था 5 को और E2 माना था 10 को, तो 5 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था। तो एक चीज तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 5 की साइड माइनस चार्ज आ रहा है, 5 की तरफ माइनस चार्ज आ रहा है, मींस 5 में से आप घटा रहे थे तो डायरेक्शन टुवर्ड क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, पहले ही अज्यूम कर चुके थे। डन। या फिर आप इसको डायरेक्ट बोलिए, क्या प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, प्लस से बाहर निकलता है और किसकी तरफ जाता है, माइनस की तरफ जाता है ना। यहां माइनस चार्ज नहीं है तो आप उसको ऐसे अज्यूम कीजिए कि जहां ज्यादा आवेश होगा वहां से कहां जाएगा, कम आवेश की तरफ जाएगा, जितना प्लस चार्ज उससे किसकी तरफ जाएगा, माइनस चार्ज की तरफ जाएगा। तो ये माइनस तो नहीं है बट कम तो है, तो कहां से, अधिक आवेश से किसकी तरफ जाएगा, कम आवेश की ओर जाएगा। मतलब जो इंटेंसिटी आई नेट वाली, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 की तरफ होगी, टुवर्ड 5। ऑप्शन मिला लीजिए, कितना आया है हमारा आंसर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6। जी हाँ ये रहा, ये पावर में 6 है ना, सारे के सारे 6 कहां पर है, पावर में है। ओके 10 टू द पावर 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला नहीं, टुवर्ड 5 वाला चाहिए। देखो इसीलिए समझा रहे थे ना, डायरेक्शन जरूरी होती है। क्या दोनों ऑप्शन में लिखा है 4.5 10 टू द पावर 6, 4.5 10 टू द पावर 6, दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। बट करेक्ट कौन सा होगा, जब आप बताओगे कि किसकी तरफ जा रहा है, 5 माइक्रोकुलाम की तरफ डायरेक्शन है। कैसे याद रखना है, तो हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, अधिक आवेश से निम्न आवेश की तरफ, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर। डन। आप आगे चलकर पोटेंशियल पढ़ोगे, वहां पर भी सेम आता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, सेम कॉन्सेप्ट है, ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। हाई से हमेशा लो की तरफ जाया जाता है। आप टेम्परेचर देख लो, आप एनर्जी देख लो, आप हीट देख लो, एनीथिंग कहां से कहां, हाई से लो, तो याद रखोगे है ना। माइनस चार्ज होता तो मैं सीधा बता देता, बट नहीं है तो फिर प्लस से, मतलब प्लस प्लस है तो ज्यादा वाले आवेश से कम वाले आवेश की ओर होगी। कम वाला आवेश कौन है, 5, तो टुवर्ड 5 इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। आज की क्लास में जो हमने देखा बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना, कुछ भी टफ नहीं था।
नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, है ना, जिनमें बच्चों को कुछ समस्याएं ज्यादा होती है, जिनको समझना, है ना, जरूरी होता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। तो प्लीज शेयर, है ना, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।